नमस्कार। आज सभी को आगे आगे पढ़ेंगे विवाह की रस्में। पहले हमने यहीं से ऑफ किया था, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत में विवाह से जुड़ी रस्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें न केवल धर्म की बल्कि जाति, समुदाय, ग्रामीण, शहरी रहन सहन के संदर्भ में भी रस्मों में विशेषताएं मिलती हैं। यहाँ भारत में कुछ समुदायों में प्रचलित बुनियादी रस्मों पर दृष्टिपात किया जाएगा, एक नज़र डाला जाएगा। विभिन्न समुदायों में प्रचलित विवाह की बुनियादी रस्में। हिंदुओं के लिए विवाह एक संस्कार होता है। इसका अर्थ है कि हिंदू विवाह भंग नहीं हो सकता, मतलब ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है इसको। ये जीवन पर्यंत का बंधन है। ये बात विवाह की रस्मों में भी परिलक्षित होती है। इन महत्वपूर्ण रस्मों में कन्यादान, पिता द्वारा वर को वधू का दान, पाणी ग्रहण, वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ना, अग्नि परिणय, वर वधू द्वारा पवित्र अग्नि के फेरे लेना, और उसके बाद है ताज होम, हवन कुंड में भुने अन्न का अर्पण, और सप्तपदी, वर वधू द्वारा 7 पद लेना या चलना, फेरे आदि होते हैं। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं एक विवाह के लिए हिंदू रस्मों में। ये बुनियादी अनुष्ठान केवल दृढ़ जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी थोड़े बहुत फेरबदल के साथ किए जाते हैं। कुछ लोग मंत्रोच्चारण के लिए ब्राह्मण पुरोहित को बुलाते हैं। इन मंत्रों में देव स्तुतियाँ होती हैं। सभी बुनियादी रस्मों में कन्यादान का अनुष्ठान सबसे अधिक लोकप्रिय है। यदि हम हिंदू विवाह की रस्मों के महत्व का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि ये अनुष्ठान पुरुष की प्रधानता और श्रेष्ठता पर बल देते हैं। इसमें पिता के घर से वधू का अपने पति के घर चले जाना का तत्व सामने आता है। विवाह में निहित 2 व्यक्तियों के जीवन भर साथ रहने पर बल देते हुए ये बुनियादी रस्में पत्नी द्वारा पति का अनुकरण करने, उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने और निष्ठा और प्रेम में दृढ़ रहने पर जोर देते हैं। तीसरी, पति की आज्ञा पालन करना, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। वास्तव में विवाह हिंदू महिला के लिए पहला प्रमुख संस्कार होता है, जीवन चक्र अनुष्ठान जिसे कहते हैं, जिसमें परिवर्तन आ जाते हैं। कुछ क्षेत्रों की कई जातियों में विवाह पूर्व अनुष्ठान वास्तविक विवाह समारोह से अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए केरल में नायर जातियों के कुछ समूहों में विवाह वधू और वर के बीच वस्त्र के आदान प्रदान, आपस में माला डालने और प्रज्वलित दीपयान के चारों ओर परिक्रमा से ही हो जाता है। दूसरी ओर विवाह पूर्व अनुष्ठान ताली कीट कल्याण विवाह समारोह से कहीं ज़्यादा फैला हुआ होता है। अब पढ़ेंगे जैन समुदाय के कुछ समूहों में, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर, जैन समूह के महत्वपूर्ण हैं। और सिख समुदाय में विवाह के रीति रिवाज हिंदुओं के रीति रिवाज जैसे ही हैं। सिखों के कुछ मुख्य रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं। इनकी मुख्य रस्म को आनंद कारज कहते हैं और इसे गुरु ग्रंथ साहब सिखों के धार्मिक ग्रंथ की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। मुख्य समारोह में वैवाहिक युगल पवित्र ग्रंथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नए विवाहित जोड़े होते हैं वो ग्रंथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस समय ग्रंथि उपयुक्त दोहे, मतलब शब्द, जिसे शब्द कहा जाता है पवित्र, उसे गाते हैं। सिखों के विवाह का कोई विशेष समय अथवा मौसम नहीं होता जैसे हिंदुओं में होता है।
मुसलमानों में विवाह एक संस्कार नहीं है, यह एक इकरारनामा है जिसे समाप्त भी किया जा सकता है। मुसलमानों में वैवाहिक अनुष्ठानों में संप्रदाय और क्षेत्र के अनुसार अंतर पाए जाते हैं। मुसलमानों के शिया संप्रदाय की रस्में सुन्नी संप्रदाय की रस्मों से अलग होती हैं, परंतु मुस्लिम विवाह का मुख्य अनुष्ठान निकाह कहलाता है। यह संस्कार पुरोहित अथवा काजी द्वारा संपन्न किया जाता है। निकाह तभी पूरा माना जाता है जब वर और वधू की सहमति ले ली जाती है। एक औपचारिक पत्र तैयार किया जाता है, इसे निकाहनामा कहते हैं। उसे पर वर वधू के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। कुछ समूहों में दस्तावेज पर 2 साक्षियों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। जैसे कोर्ट मैरिज के जैसे होता है, वैसे इसमें भी 2 सबूत के तौर पर 2 लोगों के हस्ताक्षर में साइन भी लेते हैं। और इस दस्तावेज में वर द्वारा वधू को किए जाने वाले भुगतान मतलब रकम का विवरण भी होता है। इस रकम को मेहर कहते हैं, जो एक निश्चित धनराशि या अन्य प्रकार की संपत्ति होती है, जिसे पत्नी को विवाह के पश्चात या तुरंत दे दी जाती है अथवा भविष्य में किसी समय देने के लिए तय की जाती है। आगे पढ़ेंगे। मुसलमानों के विवाह के कई रीति रिवाज हिंदुओं के रीति रिवाजों से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, घरेलू कार्यों में वधू की कार्य कुशलता का उपहासपूर्ण परीक्षण जैसे रीति रिवाज हिंदू विवाह की भांति मुस्लिम विवाह में भी है। वास्तव में केरल के मोपला मुसलमानों में निकाह तो इस्लाम धर्म में निर्धारित विवाह संस्कार के अनुसार ही होता है, परंतु हिंदू अनुष्ठान कल्याणम के बिना विवाह उनके समाज में पूरा नहीं माना जाता। मुस्लिम विवाह के अनुष्ठानों में जो चीज़ अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह मेहर के भुगतान की प्रथा। मेहर से महिला को एक प्रकार की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। अब पढ़ेंगे ईसाइयों में विवाह गिरजाघर में होता है। उनमें अंगूठी का आपस में आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुछ ईसाई समूहों में जैसे केरल के सीरियाई ईसाइयों में वधू के गले में वर द्वारा ताली बांधने की हिंदू प्रथा भी प्रचलित है। दक्षिण भारत में ताली पहनना हिंदू महिलाओं की ही वैवाहिक स्थिति का द्योतक है। ईसाइयों में एक घोषणा है जो विवाह रस्मों का एक हिस्सा है। पति पत्नी के परिवारों के बीच संबंध की अपेक्षा पति पत्नी के संबंध से जुड़े महत्व को बतलाती है। मतलब पति पत्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं परिवार से। ये घोषणा है कि पुरुष अपने माता पिता को त्याग देगा और अपनी पत्नी के निकट आ जाएगा और वे एक शरीर हो जाएंगे। ये दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विवाह 2 व्यक्तियों का बंधन है, ना कि 2 परिवारों का बंधन। ये दृष्टिकोण लड़की का एक परिवार से दूसरे परिवार में अंतरण होने पर मतलब जाने पर बल नहीं देता कि पूरा अपना परिवार ही बदल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद है सभी संप्रदाय विवाह समारोह में विवाह उत्सवों और प्रतिभोजों का आयोजन करते हैं और वर और वधू की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार इस तरह के आयोजनों का स्तर छोटा बड़ा हो सकता है। वर और वधू की स्थिति के अनुसार नाम मात्र की रस्मों के साथ विवाह, सिर्फ नाम मात्र के लिए विवाह कर लेना, ये इसमें पढ़ेंगे आगे। यद्यपि कई समुदायों में रस्में विवाह का महत्वपूर्ण अंग होती हैं। मैं आपको इसलिए पूरा पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको एक स्टोरी की माफिक लगे कि इसमें कोई कठिन वो नहीं है। जो मेन पॉइंट हैं वैसे सारे हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बीच बीच में हैं कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक स्टोरी की तरह सुनिए तो ज़्यादा समझ में आएगा।
तो आगे पढ़ते हैं। यद्यपि कई समुदायों में रस्में विवाह का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, परंतु फिर भी कुछ समूह ऐसे भी हैं जिनमें विवाह की रस्में नहीं होती या नाम मात्र की होती हैं। ये विवाह छोटी छोटी स्थानीय रस्मों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में रहने वाले कुछ समूह में वधू के नाक में बड़ी सी नथ पहनाने से ही विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के ऐसे रूप सामान्य उन समूहों में पाए जाते हैं जिनमें तलाक अथवा द्वितीय विवाह की अनुमति है। विधवा, परिपक्वता अथवा तलाकशुदा औरत के दूसरे विवाह का समारोह प्राय साधारण ढंग से ही मनाया जाता है, जिससे उस महिला के पूर्ण विवाह की स्थिति का साफ पता चलता है। आगे पढ़ेंगे। आजकल विवाह की रस्में काफ़ी हद तक सीमित हो गई हैं। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में रजिस्ट्रार के सामने धर्मनिरपेक्ष और सिविल विवाह करने की व्यवस्था है। ये अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होती है। धर्मनिरपेक्ष कोई भी धर्म का एक दूसरे से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कर वह परंपरागत विवाहों के खर्च से बच जाते हैं। फिर भी पाया जाता है कि विवाह अधिकांश लोगों के लिए अभी भी काफ़ी खर्चीला मामला बना हुआ है। अत्यधिक धन का व्यय करके सोने चांदी के उपहार, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े आदि खरीदने पड़ते हैं और आमतौर पर वधू पक्ष का खर्च वर पक्ष से ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इससे आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पढ़ेंगे विवाह के समय संपत्ति और प्रतिष्ठा का अंतरण। असल में इसमें काफ़ी चैप्टर्स हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये। तो मैं आपको सुनती हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। साधारणतः विवाह में वधू पक्ष और वर पक्ष के बीच भौतिक चीज़ों के लेन देन के साथ साथ आदि भौतिक चीज़ों जो जैसे कपड़े लत्ते, सारी चीज़ों के बर्तनों की सारी चीज़ों का लेन देन होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर इस तरह के आदान प्रदान में पत्नी का पति के परिवार में चले जाना भी शामिल है। विवाह के समय दो विशेष प्रकार की भौतिक संपत्तियों का अंतरण होता है, मतलब एक दूसरे को देते हैं। पहले प्रकार के अंतरण से संपत्ति वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष की ओर जाती है और दूसरे प्रकार के अंतरण में यह संपत्ति वधू के साथ वर पक्ष की ओर जाती है। मतलब पहले पुरुष देता है शादी के टाइम, उसके बाद दहेज के रूप में लड़की लेकर आती है। यही बात इसमें जिक्र किया गया है। पहले प्रकार की संपत्ति को वधू मूल्य कहा गया है। पहले प्रकार की संपत्ति को वधू मूल्य कहा गया है और दूसरी प्रकार की संपत्ति को दहेज कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। वधू मूल्य। वधू मूल्य की परंपरा कुछ पिता वंशीय जनजातियों और मध्यम और निम्न श्रेणी की कुछ जातियों में पाई जाती है। वधू मूल्य का स्वरूप और इसकी रकम प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जाति और जनजाति में अलग अलग होती है। कुछ लोग केवल नकदी देते हैं, मतलब नगद के रूप में देते हैं पैसे, और कुछ लोग सामान देते हैं और कुछ सामान और नकदी दोनों देते हैं। सामान के रूप में अदायगी में कई प्रकार के वस्तुओं जैसे कपड़े, आभूषण, यांत्रिक उपकरण और अन्य साज सामान, मदिरा, अनाज, पशु, बकरियां और अन्य प्रकार का पशुधन शामिल है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, पशु शादी के टाइम दिया जाता था लड़की के साथ में, अनाज दिए जाते, कपड़े दिए जाते थे। लेकिन अब के ज़माने में ये काफ़ी भौतिक चीज़ें आ गई हैं जो स्टाइलिश टाइप की हो गई हैं। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर के उराव जनजाति में वर वधू के संबंधियों को कई प्रकार के कपड़े दिए जाते हैं। उड़ीसा के भूमिया लोग वधू के मूल्य के रूप में नकदी 5 या 6 साड़ियाँ और 3 बकरियाँ देते हैं। कहाँ की? उड़ीसा की बात हो रही है। उसके बाद करते हैं वधू मूल्य में प्राय सौदेबाजी भी आम होती है। वधू मूल्य की बात की जा रही है, इसमें वधू का मूल्य एक तरह से करता है। उसके बाद है कुछ जनजातियों में वर
को वधू मूल्य के रूप में वधू के पिता को अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। उच्च जातियों के मूल्य और प्रथाओं के स्थानीय प्रभावों के अधीन कुछ समूहों ने वधू मूल्य की अपनी प्रथा को छोड़ दिया है और दहेज की प्रथा को अपना लिया है। मतलब वधू मूल्य को छोड़ दिया है और दहेज की प्रथा को अपना लिया है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के गांवों के किसानों और आंध्र प्रदेश में गोड़िया जाति के चरवाहों ने वधू मूल्य छोड़कर दहेज को अपना लिया है। वर के पिता द्वारा वधू के पिता को दिए गए वधू मूल्य और नकदी या अन्य रूप में किए गए भुगतान से वधू के पिता का वधू पर अधिकार समाप्त हो जाता है और ये अधिकार वर और उसके परिवार को मिल जाता है। काम में हाथ बटाने वाले सदस्य की कमी की क्षतिपूर्ति वधू मूल्य के भुगतान से पूरी हुई समझी जाती है। जब लड़की का विवाह हो जाता है और वह अपने माता पिता का घर छोड़कर चली जाती है तो वधू देने वाले परिवार में काम करने वाले एक सदस्य की कमी हो जाती है। अतः एक तरह से वधू देने वाले परिवार की इस हानि की पूर्ति वधू मूल्य द्वारा कर दी जाती है। लड़की अपने मायके के लिए संपत्ति और प्रतिष्ठा पाने का माध्यम होती है। इस अर्थ में यह आदान प्रदान एक तरह से ये दिखाता है कि लड़की का मूल्य क्या है। आइए अब हम भारत में विवाह के समय होने वाली संपत्ति और प्रतिष्ठा के लेन देन के दूसरे स्वरूप पर विचार करें। दहेज। दहेज हमारे भारत की सबसे बड़ी बीमारी। व्यापक अर्थ में दहेज वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए गए उपहारों की विशिष्ट श्रेणी वाले लेन देन को कहते हैं। ऐसे उपहार वधू पक्ष से वर पक्ष को दी जाने वाली संपत्ति के प्रतीक हैं। दहेज देने से दोनों पक्षों को प्रतिष्ठा एवं मान मिलता है। वधू पक्ष को दहेज देकर अपने समुदाय में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वर पक्ष को संपत्ति के साथ साथ अपने समुदाय में प्रतिष्ठा भी मिलती है। एक तो संपत्ति भी मिलती है, ऊपर से प्रतिष्ठा भी मिलती है। इस प्रकार के आदान प्रदान को आज वर मूल्य की तरह भी देखा जाने लगा है। आजकल के लोग कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा दहेज देते हैं वो कहते नहीं हैं कि खरीद लिया, तो वही इसमें भी कहा गया है कि वर मूल्य की तरह भी देखा जाने लगा है। कानूनन रूप से आजकल वधू पक्ष द्वारा दामाद को अथवा उसके माता पिता को नकदी अथवा अन्य रूप में जो कुछ दिया जाता है वह दहेज है। दहेज का लेना देना दोनों अपराध हैं। दहेज का लेना देना प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग ढंग से होता है। तदनुसार इसका अर्थ भी लोगों के मानस में अलग अलग ढंग से बैठा होता है। कुछ लोग इसे वर मूल्य मानने लगे हैं क्योंकि उनके अनुसार वर को दिए गया ये मूल्य प्राय वर की योग्यताएं, नौकरी और उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। वर पक्ष द्वारा मांगे गए मूल्यों का भुगतान चाहे वधू के माता पिता के समर्थ में हो या नहीं, परंतु लेन देन का प्रकरण पूरा करना ही पड़ता है। दहेज में प्राय निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। ये वस्तुएं उपहार जो वधू को विवाह के समय तथा विवाह के ठीक बाद दी जाती है। उसके बाद है ये वस्तुएं भी जो उसे शादी की कुछ सालों तक त्योहारों, उसके बच्चों के जन्म, मुंडन आदि पर दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो उपहार के तौर पर लड़की को दी जाती हैं। ये सारी वस्तुएं उपहार जो वर को शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद में दी जाती है। और ये सारी वस्तुएं उपहार जो लड़की के ससुराल वालों को दी जाती है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि दहेज में समय समय पर वर पक्ष को दिए गए उपहारों की सूची शामिल होती है। विवाह के समय जो कुछ भी दिया जाए वह पर्याप्त और उत्कृष्ट हो। दहेज में जो सामान होता है
उसमें चल संपत्ति अथवा साड़ियाँ, आभूषण, चांदी के बर्तन, नकदी, कार, ट्रैक्टर और भी चीज़ें शामिल हैं। अचल संपत्ति वह होती है जैसे भूमि, मकान, कारखाने, नौकरी आदि शामिल होती है। ये भी दिया जाता है दहेज के रूप में। उसके बाद करेंगे दहेज के स्वरूप और मात्रा तथा इसका उद्देश्य, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जाति, वर्ग, क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। जो लोग आर्थिक तौर पे कम होते हैं वो कम देते हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो भर के देते हैं। ये चीज़ है इसमें। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की भूमि स्वामित्व वाली जातियों में जैसे रेड्डी या कम्मा, पिता अपनी पुत्री को भूमि और आभूषण देते हैं। वह नकदी वर्ग को या तो उसके माता पिता को देता है, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री अपनी पुत्री के नाम करता है। वधू के नाम में धन भी जमा कराया जाता है या इसे उसके लिए ट्रस्ट में रख दिया जाता है। उत्तर भारत में जहाँ लड़की को बहुत सारे बर्तन देने की परंपरा है, इन बर्तनों का आमतौर पर प्रयोग सास ससुर ही करते हैं और ये बर्तन उन्हीं के पास रहते हैं। दहेज में नकदी वर्ग के, जो नगद पैसे के रूप की बात की जाए तो नकदी वर्ग के समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनकी मांगों तथा वधू के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। दहेज में निहित नकदी या सामान के रूप में दिया गया उपहार वधू या वर या उसके परिवार द्वारा उत्पादक प्रयोजनों के लिए में प्रयोग में लाया जाता है। कोई प्रयोजन या कोई समारोह होता है तो उस बर्तनों को उनमें उपयोग में ले लिया जाता है, या किसी शादी विवाह में किसी और को दे दिया जाता है, अथवा संपत्ति के रूप में जमा किया जाता है। विवाह के समय अथवा इसके पश्चात लड़की को जो उपहार दिए जाते हैं उन्हें कहीं कहीं स्त्री धन माना जाता है या माना गया है। इसका अर्थ ये है कि लड़की को दिए गए उपहार उस घर की लड़की को दी गई संपत्ति है, जो उसे पति के घर जाने पर अपने मायके को छोड़ने के समय दी जाती है। स्त्री धन की अवधारणा में नारी का संपत्ति अधिकार परिलक्षित होता है। इसे संकट के समय और आवश्यकता पड़ने पर विवाहित लड़की के लिए संपत्ति का एक स्रोत समझा जाता है। दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में लड़की को दिए गए उपहार, आभूषण, बर्तन विशेष रूप से उसी के होते हैं और उसे ये अधिकार है कि वह जैसे चाहे उनका प्रयोग कर सकती है। उसके सास ससुर आमतौर पर इन पर अपना कोई अधिकार नहीं जताते। आजकल दहेज प्रथा ने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है, जैसा कि आपको आगे इसमें मिल जाएगा, उल्लेख किया गया है पहले। शिक्षा के कारण दहेज का और भी प्रचलन हो गया है। शिक्षित लड़कियां उन लड़कों को ढूंढती हैं जो उनसे ज़्यादा शिक्षित हों। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के ज़्यादा दहेज मांगते हैं। दहेज की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप माता पिता प्राय अपनी पुत्रियों का विवाह करने में सामर्थ्य नहीं होते। अगर वह समर्थ भी हो तो वह उनका विवाह अपनी हैसियत से बाहर करते हैं और वर पक्ष की ओर से दहेज की मांगों के रूप में उन पर लगातार दबाव पड़ता है। आपने दहेज न मिलने पर वधू की हत्या या दहेज संबंधी मांग पूरी न होने पर लड़की को सताने अथवा उसके घर वापस भेज देने की बात सुनी होगी। आज ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं जहां